इसके साथ हमारे अगले वक्ता जो हैं वो गौहर राजा जी हैं। मैं बताना चाहूंगी गौहर राजा जी पूर्व मुख्य वैज्ञानिक, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं विकास अध्ययन संस्थान नई दिल्ली में लंबे समय तक आपने सेवाएं दी हैं। आप साहित्यिक गतिविधियों के साथ साथ विज्ञान, साक्षरता और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। आप एक संचारक के रूप में देश में विज्ञान की सार्वजनिक समझ पर अनुसंधान शुरू किया और बड़े पैमाने पर आपने प्रचार किया। आपको विज्ञान, संचार और सांस्कृतिक अध्ययन के अंतर्गत राष्ट्रीय कांग्रेस क्रॉस कंट्री अनुसंधान परियोजना की कल्पना करने और तैयार करने में लगभग 30 वर्षों का अनुभव रहा है। आपने इसी संबंध में कुछ पुस्तकें और लेखों तथा अन्य मीडिया चैनलों के माध्यम से भी अनुसंधान का प्रचार किया है। CSIR के साथ काम करते हुए आपने ओके सर ओके तो स्वागत कीजिए गौहर राजा जी का तालियों के साथ। आइए होने का। संजय जी ने थोड़ी देर पहले आपसे ये कहा था और मैं उनसे एग्री करता हूं पूरी तरह कि किसी बात को तब तक नहीं मानना चाहिए जब तक उसको परख ना लिया जाए, और इसीलिए मैंने बीच में अपने इंट्रोडक्शन को रोक दिया कि उसमें परखने के लिए कुछ नहीं था। बहुत शुक्रिया, बहुत जेनरस इंट्रोडक्शन था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और मैं बहुत एहसानमंद हूँ अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का और आपकी यूनिवर्सिटी का कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया गया है। यहाँ आने में मेरा अपना स्वार्थ है। मैं यहाँ, जाहिर है कि उन बच्चों को जो यहाँ मौजूद हैं, स्कूल से आए हैं, उनको आपको कुछ सिखा नहीं सकता। आपके टीचर्स यहाँ बैठे हुए हैं, वो कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं आपको। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बांट सकता हूं आपके साथ। आपकी उम्र कम है, इसकी धौंस जमा सकता हूं आपके ऊपर कि देखो मैंने बहुत दुनिया देखी है वगैरह वगैरह, तो मैं सिखा सकता हूं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बांटने आया हूं आपके साथ। और स्वार्थ इसलिए भी है कि एक तरफ मेरे सामने सारे ही खूबसूरत चेहरे बैठे हुए हैं, लेकिन एक तरफ वो हैं जो इस देश का दिमाग गढ़ रहे हैं, जो इस देश की कल्पना को गढ़ रहे हैं, जो हमारे देश में आगे भविष्य में क्या होने जा रहा है उसके ख्वाब आपको दिखाने के लिए अपनी जिंदगी लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ आगे आने वाला भारत बैठा हुआ है यहाँ पे। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप खुश हो जाएंगे सुन के कि हाँ ये बच्चे हैं, ये हमारा भविष्य है वगैरह वगैरह। मैं वो ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आप जैसे होंगे वैसा भारत होगा, वैसा ये देश होगा। कल वैसा होगा जैसे आप बनेंगे या बनना चाहेंगे। आप वो ख्वाब जो आपकी पुरानी जनरेशन, आपके बड़े देख रहे हैं, उस ख्वाब को साकार करेंगे, अपने नए ख्वाब गढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। आप खराब होंगे, नहीं अच्छे बनना चाहेंगे, आगे आने वाले जो भविष्य है उसको बेहतर नहीं बनाना चाहेंगे तो देश बुरा होगा, अच्छा हो ही नहीं सकता। क्योंकि देश जमीन का टुकड़ा नहीं है, देश जंगल नहीं है खाली, देश नदियां नहीं है, देश बाउंड्री नहीं है, देश आप है। हम कल तक थे, हमारा दौर जा चुका। तो मैं सिर्फ अपने दौर की कुछ चीजें जो इस बीच में सूखी हैं वो आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक कहानी से शुरुआत करते हैं।
नए कुछ नौजवान रिक्रूट किए गए, तो उनके जो लीडर थे ट्रेनिंग देने वाले, उन्हें कंपास की ट्रेनिंग देनी थी। कंपास जानते हैं ना, वो मैग्नेट होता है, अंदर नॉर्थ पोल दिखाता है, साउथ पोल दिखाता है, और डायरेक्शन आपको पता लग जाता। तो उन्होंने कहा कि भाई सुन लो सारे, ये रहा कंपास, अपनी अपनी जेब से निकालो कंपास। ये जो सुई है ये नॉर्थ दिखा रही है, ये जो सुई है ये साउथ दिखा रही है। तो अब नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े होगे तो इधर ईस्ट और इधर वेस्ट और इधर नॉर्थ। ये बड़े काम की चीज है। कहीं रास्ता खो जाओ, जंगल में चले जाओ, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। कोई सवाल? तो आपकी तरह का एक शैतान बच्चा था। हाँ भाई रामफल, बता क्या सवाल है? कहा जी ये आपने बड़ी काम की बात बताई, लेकिन ये सुई नॉर्थ क्यों दिखाती है? बड़े चक्कर में आ गए कि नॉर्थ क्यों दिखाती है भाई। तो उन्होंने कहा कि नॉर्थ इसलिए दिखाती है कि नॉर्थ में अगर हम चलते जाएं तो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, वो चुंबक का पहाड़ है, और दो चुंबक नॉर्थ साउथ एक दूसरे को खींचते हैं। तो वो जो पहाड़ है इस चुंबक को खींचता है, इसलिए ये नॉर्थ दिखाती है। समझ में आ गया? बैठ जाए रामफल। फिर उन्होंने कहा कि जब जंगल में खो जाओगे कभी, तो किसी से रास्ता पूछने वाला भी नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, तो तुम्हें ये नॉर्थ बताती रहेगी वगैरह वगैरह। फिर से लेक्चर मारा उन्होंने। कोई सवाल? रामफल ने फिर हाथ खड़ा कर दिया, बोला कि गुरुजी अगर मैं चलता ही जाऊं, चलता ही जाऊं, चलता ही जाऊं, चलता ही जाऊं और उस पहाड़ के पास पहुंच जाऊं, तो फिर ये किधर को दिखाएगी? तो उन्होंने कहा वो पहाड़ की तरफ ही दिखाएगी, वहां पहुंचेगा तो। अब बैठ जा, बहुत सवाल पूछता है। फिर उनका लेक्चर चालू हो गया। फिर जब लेक्चर खत्म किया उन्होंने तो पूछा कोई सवाल? रामफल ने फिर हाथ खड़ा कर दिया, बोला कि मैं जी अगर उस पहाड़ पे चढ़ना शुरू करूं, चढ़ता ही जाऊं, चढ़ता ही जाऊं, चढ़ता ही जाऊं और उसके पीक पे पहुंच जाऊं, तो ये सुई किधर दिखाएगी? अब चकरा गए गुरुजी, अब क्या जवाब दे? ये रामफल तो वहां तक चढ़ गया। तो बोले प्रिंसिपल साहब का ऑर्डर है, तुम में से कोई भी उस पहाड़ पे नहीं चढ़ेगा। तो दोस्तों हम इस तरह से साइंस पढ़ाते हैं। सवाल नहीं पूछने देते पहले तो, जिस सवाल की बात की प्रश्न पूछना, और उसका एक टीचर्स के पास बहुत अच्छा जवाब है। कोर्स पूरा करना है, कितनी देर सवाल का जवाब दे। और ये बच्चे तो सवाल की खान होते हैं, पूछते ही रहते हैं। ये है हमारी साइंस का हाल। लेकिन पिछले 70 साल को अगर हम देखें तो दुनिया में हिंदुस्तान से पढ़े हुए लोग जो बाहर गए हैं उनकी एक बहुत साख है। बहुत पढ़ाकू लोग हैं, बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। तो कई हमारे ऐसे लोग हैं जो बाहर गए और उनको नोबेल प्राइज भी मिला। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय आज के टीचर्स को जाता है, आज की शिक्षा प्रणाली को जाता है? ये तो नहीं कह सकते। हमारे जो पूर्वज थे, जो आजाद हिंदुस्तान होने के बाद 50, 60, 70 और 80 के दशक में पढ़ा रहे थे, उसका श्रेय तो उन्हीं को ही जाता है ना। आज के टीचर्स जो कुछ कर रहे हैं, आज की जो शिक्षा प्रणाली है,
उसका टेस्ट तो अगले 70 साल में होगा ना। तो अगर आज हम ये कहने लगे कि जो कुछ हुआ इस देश के अंदर वो सब बेकार था, तो हम सारी दुनिया में अपनी साख को नीचे कर रहे हैं। न सिर्फ हम अपने को बदनाम कर रहे हैं, अपने आज को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि हम अपने पूर्वजों को भी बदनाम कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं ही समझता हूं कि बहुत खराब होने के बावजूद, बहुत सारी त्रुटियां होने के बावजूद, बहुत सारी कमजोरियों के बावजूद, इस देश की जितने और देश इसके साथ आजाद हुए उनके मुकाबले में कहीं ज्यादा साख है दुनिया में। और हमने बहुत बुरा नहीं किया है, हमने बहुत अच्छा काम किया है। एक के बाद एक जनरेशंस इंप्रूव होती चली गई। तो मेरे ख्याल में आज के टीचर्स के लिए और जो हमारे पूर्वज टीचर हैं जिन्होंने आपको ट्रेन किया पढ़ाने के लिए, उनके लिए एक बार ताली तो बजानी चाहिए। दोस्तों, एक और कहानी। ये सोचिए कि एक वक्त ऐसा था जब कुछ भी नहीं था। और जब मैं ये कह रहा हूं कुछ भी नहीं था, तो इसका सोचना कितना मुश्किल है। मैं अगर आपसे पूछूं, जो मैं छोटी वर्कशॉप्स में जरूर करता हूं, तो आपके बड़े अजीब से जवाब होंगे। आप कहेंगे अंधेरा था, पर अंधेरा भी नहीं था। आप कहेंगे सब खाली था, तो खाली भी नहीं था। आप कहेंगे वैक्यूम था, वैक्यूम भी नहीं था। तो ये सोचना अपने अंदर कि एक ऐसा वक्त था जब वक्त भी नहीं था, बहुत मुश्किल काम। और फिर हमें नहीं मालूम कि क्या हुआ। एक जगह विस्फोट जैसा कुछ हुआ। पहले 10⁻⁻43 सेकेंड्स में, जिसको हम प्लैंक एपॉक कहते हैं, उसमें टेम्परेचर था 10⁻32 केल्विन। भयानक टेम्परेचर। और इस भयानक टेम्परेचर में ऊर्जा ने फैलना शुरू किया। ऊर्जा ने फैलना शुरू किया और टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ। 10⁻⁻36 सेकेंड में ये टेम्परेचर घटते घटते 10⁻29 केल्विन रह गया। और तब जिन फोर्सेस को, 4 फोर्सेस को हम जानते हैं, वो आपस में मिलने शुरू। इससे पहले हमें ये नहीं पता कि कौन से लॉज ऑपरेट कर रहे थे। ब्रह्मांड की शुरुआत के पीरियड में हमें ये नहीं पता कि वो जो आज के लॉज है वो पैदा भी हुए थे या नहीं हुए थे। ये एक्सपेंशन होता रहा, वो बारे की तरह से शायद ऊर्जा फैलती रही और धीरे धीरे कण पैदा हुए। कण जिसमें पार्टिकल्स थे और एंटी पार्टिकल्स थे, और इनके बीच रस्साकशी थी। बराबर के पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स एक दूसरे को लगातार खत्म कर रहे थे। एक ऐसा सूप, एक ऐसा द्रव्य था जो लगातार बन रहा था और खत्म हो रहा था, और ये ऊर्जा फैलती जा रही थी। धीरे धीरे तापमान कम हो रहा था और लगभग
10⁻⁻5 सेकंड से 1 सेकंड के बीच नई तरह के, जो हमें मालूम है वैसे कुछ कण पैदा हुए, और इनके गठन से अगले 10 सेकंड में बने एटम्स। ये ऐसे एटम थे जिनके साथ इलेक्ट्रॉन रुक ही नहीं सकते थे। अभी भी टेम्परेचर इतना ज्यादा था। जब टेम्परेचर घटना शुरू हुआ तो हाइड्रोजन और हीलियम के एटम पैदा हुए। अगले 370,000 साल गुजर गए और तब पैदा होना शुरू हुए गुरुत्वाकर्षण की वजह से शुरुआत में कुछ सितारे, और इसी गुरुत्वाकर्षण की वजह से सितारे एक दूसरे के करीब आने शुरू हुए और तब गठन हुआ आकाशगंगाओं का। उन बादलों के बीच, कणों के उन बादलों के बीच बनना शुरू हुई हजारों, लाखों, करोड़ों आकाशगंगाएं, जो अगले 10 मिलियन साल तक लगातार बनती रही। 10 बिलियन साल तक। और इन लाखों, करोड़ों, करोड़ों, करोड़ों आकाशगंगाओं में एक नन्ही सी आकाशगंगा पैदा हुई, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। आज जो पूरे ब्रह्मांड का साइज है वो है 93 बिलियन लाइट ईयर्स, और उसमें कहीं एक कोने में नन्ही सी एक आकाशगंगा जिसका नाम है मिल्की वे, जिसमें लगभग 400 मिलियन सितारे, और इन सितारों में से ज्यादातर के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए छोटे छोटे नन्हे नन्हे गेंद, और इनमें कहीं एक दूर कगार के ऊपर एक छोटा सा चमकता हुआ तारा, उस नन्हे से छोटे चमकते तारे के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए नन्हे नन्हे गेंद, और उन नन्हे नन्हे छोटे गेंदों में से एक खास गेंद, जहां पानी, अकेला गेंद जिसके ऊपर जिंदगी है, नीले हरे रंग का, और इस अकेले गेंद के ऊपर ढेर सारे देश, और उन ढेर सारे देशों में से एक खास देश, उस देश के अंदर ढेर सारे शहर, और उन शहरों में से एक खास शहर, उस शहर में ढेर सारी बिल्डिंग, ढेर सारे रहने वाले लोग, और उनमें से एक खास बिल्डिंग जिसमें इस वक्त एक गंजा सा बूढ़ा आदमी बच्चों को बोर करने में लगा हुआ। ये सफर था 13.8 बिलियन ईयर्स का, और मैं बिलियन ईयर्स अंग्रेजी में इसलिए कह रहा हूं कि इसमें बताना आसान है, वरना अगर जीरो लगाने शुरू करें तो आपके बोर्ड जो है वो थोड़े छोटे पड़ेंगे। सृष्टि को, ब्रह्मांड को
ये वक्त, ये मोमेंट जिसमें मैं और आप एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, आप यहां आए हैं, मैं यहां दिल्ली से आया हूं, लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स लगे ये क्षण पैदा करने में, जिस क्षण में हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या सृष्टि ने हमें इसलिए पैदा किया है कि हम अपने को देशों में बांट लें, हम अपने को धर्मों में बांट लें, हम अपने को जातों में बांट लें, हम एक दूसरे के साथ नफरत करें, हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करें, किसी को ऊंचा माने? या फिर सृष्टि ने हमें इसलिए रचा है, ये ग्रे मैटर जिसे पैदा करने में सृष्टि को 13.8 बिलियन ईयर्स लगे हैं, उसका इस्तेमाल इसके राजों को जानने के लिए करें, खूबसूरत चीजें रचे, इस सृष्टि को समझते हुए, बदलते हुए एक नई दुनिया अपने लिए पैदा करें, जिसमें भाईचारा हो, अमन हो, चैन हो, जिसमें जंगें ना हो, जिसमें नफरत ना हो। ये सवाल सिर्फ मुझे नहीं पूछना है, ये सवाल हम में से हर एक को पूछना है। हमारा इस धरती पर मकसद क्या है? हम क्यों हैं इस धरती पर? मेरा जवाब सीधा, इस सृष्टि के राजों को जितना ज्यादा से ज्यादा समझ सको, इस धरती पर पैदा होने वाली इस जिंदगी की जितनी इज्जत कर सको, ये दो अगर मकसद जिंदगी के हो तो मेरे ख्याल में जिंदगी गुजारनी काफी है। दोस्तों, मैंने ये कहानी आपको क्यों सुनाई? मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि सृष्टि को समझने के लिए ये साइंस की कहानी है, ये विज्ञान की कहानी है, और आप आजाद हैं इस कहानी को मानने ना मानने के लिए। हमने और बहुत सारी कहानियां रची हैं अपने चारों तरफ की रियलिटी को समझने के लिए। रियलिटी को हिंदी में भौतिकता ही कहते हैं ना, वास्तविकता को समझने के लिए हमने बहुत तरह से कोशिश की है। और जब मैं हम कह रहा हूं तो इंसानियत की बात कर रहा हूं, मैं मानवता की बात कर रहा हूं। हमें जो जनजातियां हैं अफ्रीका की, जिनको हम मानते हैं कि सबसे पुराने रहने वाले इंसान हैं वो इस धरती के ऊपर, उन्होंने भी समझने की कोशिश की और उनकी कहानियां हम तक पहुंची। उन कहानियों में हमें मिलता है एक दैवीय शक्ति का या कई दैवीय शक्तियों का वर्णन जिसने इस सृष्टि को रचा। वहां हमें मालूम है कि वो कहानियां अलग अलग तरह से ये बात बताती हैं कि उस दैवीय शक्ति ने पहले चांद रचा, फिर सूरज रचा, फिर तारे रचे, उसके बाद कहीं धरती रची, और जब धरती रच गई तो उसके ऊपर इंसान रचे, और सबसे आखिर में इंसानों के लिए जानवर रचे। किसी और कहानी में यह भी है कि सबसे पहले कछुआ रचा, पानी रचा, आसमान रचा, और फिर उसके बाद धरती और सूरज और चांद और तारे रचे। हमें यह भी पता है कि इंसान की एक कहानी हमारे यहां शास्त्रों में मिलती है, जो सबसे पुरानी कहानियों में से है, कि एक दैवीय शक्ति के सर से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए। हमें बाइबल में मिलता है कि भगवान ने कहा, लेट देयर बी लाइट, एंड देयर वाज लाइट।
और फिर उसके बाद पहले दिन उसने आसमान, चांद, तारे रचे। दूसरे दिन 7 दिन महत्वपूर्ण थे। 6 दिन में ये पूरी सृष्टि रची गई और 7वें दिन भगवान ने आराम किया। यही कहानी हमें कुरान में मिलती है। ये भी वास्तविकता को समझने के लिए, वास्तविकता को जानने के लिए ये कहानियां हमारे पुराणों में मिलती है। जो पुराना दौर है उसमें भी लोगों ने वही चीज समझने की कोशिश की जो साइंस की कहानी बता रही है। सवाल वही, इस ब्रह्मांड को किसने रचा, कौन चला रहा है, ये सृष्टि कहां से आई है, इंसान कैसे पैदा हुआ, सवाल वही थे। तो एक तरफ हमारे धर्म बता रहे हैं, हमारी पुरानी कहानियां बता रही हैं कि ब्रह्मांड कैसे रचा गया, और दूसरी तरफ हमें साइंस बता रही है। तो क्या साइंस की ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई हमेशा से ऐसी थी? ऐसा तो है नहीं। और साइंटिस्ट होने के नाते मैं ये बात एडमिट कर लूं कि एक सवाल का जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला है। मुझे पर्सनली बहुत सारे साइंटिस्ट को सवाल पूछे हैं जो अभी तक जवाब नहीं है हमारे पास, लेकिन ये कि एक सवाल का जवाब नहीं मिला है। मैंने बहुत कोशिश की जानने की, खंगालने की, और पिछले 5-7 सालों से लगा हुआ हूं। और वो सवाल ये है कि इंसान ने सवाल कब पूछना शुरू किया और उनके जवाब कब तलाश करना शुरू किए। और ये सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि क्या जानवर सवाल पूछता है? इन दोनों सवालों के जवाब अभी तक मुझे एक्सपर्ट से नहीं मिल पाया। ये मेरा एरिया नहीं है, पर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के, कॉग्निटिव साइंसेस के वगैरह वगैरह, इन सब के लोगों से मैंने बात की है, मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला है। बहरहाल ये मान लेते हैं कि इंसान ने कभी विकास की सीढ़ियां चढ़ते हुए सवाल पूछना शुरू किए और उनके जवाब तलाश करने शुरू किए, और ये चीज हमको जानवरों से अलग करती है। तो मेरा मानना है कि 2 तरह के सवाल पूछे गए। एक वो जो हमें आम जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी होते हैं। ये आदमी कब बोलना बंद करेगा, ये सवाल हो सकता है। लेकिन जब ये आदमी बोलना बंद कर देगा तो इसका जवाब मिल गया, खत्म हो गई बात। चाबी कहां रखी है, किताब कौन सी है, ये साहब का क्या नाम है, वो कौन साहब है, ये तस्वीर किसकी लगी, ये सवाल है हमारे साथ, जो हम जिंदगी गुजारने के लिए सुबह से लेके रात तक कितनी बार पूछते हैं, और उनका जवाब मिलते ही वो सवाल खत्म हो जाते हैं। पर दूसरी तरह के सवाल हैं जो मानवता ने बार 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 पूछे। इनको मैं मेटा क्वेश्चंस कहता हूं। ये सवाल ज्यादातर बच्चे बड़े होते हुए अपने बड़ों से जरूर पूछते हैं, और टीचर्स को ये पता होगा कि उन्होंने भी वो सवाल पूछे थे, और उन्होंने जितने बैचेस को पढ़ाया है, हर बैच में ये सवाल पूछे गए, जिनमें सवाल है कि हम कहां से आते हैं, इंसान कैसे पैदा हुआ है, ये सृष्टि किसने रची है। क्यों भाई, मैं बात सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तुमने पूछे ये सवाल कभी कि चांद तारे कहां से, किसने बनाए? ये मानवता ने भी बार 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 सवाल पूछा। ये 2 श्रेणी में आते हैं। एक सितारे, सूरज, चांद, इंसान क्यों पैदा हो, और दूसरा सवाल हो सकता है कैसे पैदा हो। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर हम क्यों सवाल पूछेंगे,
हमारा सवाल क्यों से शुरू होगा, तो जब हम अपनी जानकारी की सीमा पर पहुंचेंगे तो जवाब होगा भगवान की मर्जी। और अगर हम सवाल शुरू करेंगे कैसे, सूरज रोज कैसे निकलता है, चांद तारे रोज कैसे दिखाई देते हैं, चांद तारे कैसे बने, तब हम विज्ञान की तरफ जाएंगे। तो दो अलग अलग तरह के सवाल मानवता हमेशा पूछती रही है। एक तरह के सवाल हमको धर्म की तरफ ले जाते हैं और दूसरी तरह के सवाल हमको उस तरफ ले जाते हैं जहां हमारी जानकारी की बाउंड्रीज हैं। और जब हम बाउंड्री पे पहुंचते हैं, जब हम सीमा पे पहुंचते हैं, तब जवाब होता है आज के दौर में हमें इसका जवाब नहीं मालूम है। या मैं टीचर आपके कह सकते हैं, अगर ईमानदार हैं तो वो कह सकते हैं मुझे नहीं मालूम, पढ़ के बताऊंगा, देख के बताऊंगा, गूगल सर्च करूंगा वगैरह, या करूंगी। और अगर ठीक नहीं है टीचर तो कहेंगे बहुत बकवास करते, चुप रहो, बकबक करना सीख लिया है, इसका कोई जवाब नहीं है। और ये हमारे माँ बाप तो अक्सर करते हैं, और कई बच्चों को ये एक्सपीरियंस होगा, मुझे तो है, टीचर्स को भी एक्सपीरियंस होगा कि जब पूछा गया अच्छा भाई भगवान ने सब कुछ बनाया है, तो बच्चे ने पूछ लिया गया अच्छा फिर भगवान को किसने बनाया? भगवान हमेशा से है, बकवास मत करो। तो अगर भगवान हमेशा से है तो बच्चे ने पूछा अच्छा तो फिर धरती भी हमेशा से हो सकती है? बकवास, बहुत वक्त खराब करते हैं, बहुत बोलना, हम बंद कर देते हैं सवाल। साइंस ने भी कदम एक एक सीढ़ी रख के चढ़ा है। एक वक्त में साइंस को जवाब नहीं मिला, और इसीलिए विज्ञान के अंदर जवाब बदलते हैं। पहले क्या जवाब था? धरती चपटी है। फिर उसके बाद धरती गोल हो गई। क्या जवाब था? धरती केंद्र में, सूरज चांद तारे धरती की चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। कैसे चक्कर लगा रहे हैं? सेलेस्टियल स्फीयर है। सेलेस्टियल स्फीयर क्या होता है? ये पारदर्शीय किसी चीज का बना हुआ अलग ही चीज है। वो 5 तत्वों में नहीं आती, वो 4 तत्वों में नहीं आती, वो कुछ और ही तत्व होता है, और उसमें जड़े हुए होते हैं। जब वो गोला घूमता है तो सूरज चांद तारे घूमते हैं। फिर पता लगा यार ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है, इनमें से कुछ तो वापस चल देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो गोला वापस जाता क्या? ये तो नहीं हो सकता कि गोला वापस चला जाए। तो 400-500 साल तक इसका जवाब नहीं रखा, इसको अंदर ही धकेल दिया, छोड़ो यार इसकी बात ही नहीं करते, गोले की चलने दो। पर प्रॉब्लम तो खड़ी है। फिर वो कोपरनिकस साहब आ गए, उन्होंने कहा कि ना 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 ये नहीं हो रहा, धरती के चारों तरफ नहीं घूम रहा कुछ, धरती खुद घूम रही है। बड़ा शोर मचा, बड़ा हंगामा हुआ। नास्तिक है ये, भगवान को नहीं मानता है, चैलेंज कर रहा है, बाइबल में लिखा है, ये कैसे हो सकता है? पर वो गैलीलियो साहब आ गए, अजीब वैज्ञानिक थे। अरे भाई दूरबीन बनाई थी, वो देखो इधर उधर आसपास की चीजें, मजे करो, ज्यादा से ज्यादा दूसरे की फौज का आकलन करना है, उधर देख लो कि कितनी फौज, बड़ी फौज है, इसको लगा करके। ये बेवकूफ आदमी, इन्होंने वो आसमान की तरफ कर दी दूरबीन। क्या जरूरत थी उन्हें? यही देखते रहते। वहां देखना शुरू किया तो पता लगा कि अरे ये तो और ग्रह भी हैं और उनके और भी चांद हैं। बड़ा धर्म संकट आ गया, ये सारे आसमान ढह गए। तो अब धरती जो है वो भी केंद्र में नहीं, सूरज भी केंद्र में नहीं है, सब चल कैसे रहा है?
तो फिर न्यूटन साहब आए, उन्होंने कहा कि m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू g। इससे खूबसूरत मैंने कोई कविता भी नहीं पढ़ी। ये इतनी खूबसूरत इक्वेशन है, 3 अल्फाबेट्स, g इज इक्वल टू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर, और 2 नंबर्स, और इसमें न सिर्फ ये कि पूरे ब्रह्मांड को समेट लिया, क्या घट रहा है, कौन सी गैलेक्सी किसके करीब आ रही है, कौन सी दूर जा रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ एक्सप्लेन हो रहा है। और एक नन्हे से एटम के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी इसी से एक्सप्लेन हो रहा है। कमाल की इक्वेशन। तो मैं जब भी इस इक्वेशन को देखता हूं मुझे ऐसा ही लगता है कि बहुत बड़े दिमाग जो हैं वो इतनी आसानी और खूबसूरती के साथ पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लेन कर देते हैं, पर उनसे भी गलती हुई। उन्होंने क्या कहा, ब्रह्मांड जैसा है हमेशा से वैसा ही है, रुका हुआ है, अथाह है, और जैसा है, जैसा बनाया था भगवान ने वैसा ही है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसे सिमटना चाहिए। तो जब ये बात हुई और उनके ऊपर बड़ा हंगामा हुआ, हालांकि वो बहुत धार्मिक आदमी थे, पर उनके ऊपर लाछन लगने लगे कि ये तो भगवान को चैलेंज कर रहे हैं कि उसकी मर्जी से नहीं चल रहा है सब कुछ, ये चल रहा है ग्रेविटी की वजह से। तो एक और साइंटिस्ट थे, वो उनसे भी ज्यादा धार्मिक थे, तो उन्होंने बहुत कहा सुनी की, और उन्होंने कहा था कि ये क्लॉक परफेक्ट नहीं बना पाया भगवान, ये कह रहे न्यूटन साहब, यानी वो सिमटता जाएगा फिर वो भगवान ठीक कर लेगा कुछ दिन के बाद, ये एक्सप्लेनेशन काफी नहीं। यही बात आइंस्टाइन ने दोहराई और अपनी एक इक्वेशन में एक कांस्टेंट डाल दिया जबरदस्ती, जबकि उनकी इक्वेशन चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि या तो ब्रह्मांड सुखड़ रहा है और या फैल रहा है, तो उन्होंने एक कांस्टेंट डाल दिया। और जब हबल और दूसरे साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं इसका प्रमाण मिल गया है कि फैल रहा है, तो आइंस्टाइन ने मजाक उड़ाया उनका और कहा कि तुम्हारी मैथमेटिक्स तो ठीक हो सकती है पर तुम्हारी फिजिक्स बहुत खराब है। पर 3, 4, 5 साल के दौरान ही आइंस्टाइन ने माफी मांगी और यह कहा कि मेरी जिंदगी की यह सबसे बड़ी गलती थी, द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ माई लाइफ। तो अब ब्रह्मांड फैल रहा है। बात कहां से शुरू हुई थी? सपाट धरती, ढका हुआ आसमान, गोल धरती, आसमान 7, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती हुई धरती, स्टैटिक, और अब फैलता हुआ कॉस्मोस, जिसकी कहानी मैंने आपको सुनाई। साइंटिस्ट का, वैज्ञानिकों का, विज्ञान का कोई धर्म ईमान है? रोज अपनी बात बदल देते, पहले ये कह रहे थे अब ये कह रहे, अब ये कह रहे। डीडीटी बहुत अच्छी चीज है, सब जगह छिड़कनी चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा इससे। फिर कहते हैं डीडीटी सबसे खराब है, इससे कैंसर हो जाता है। पर यही साइंस की स्ट्रेंथ है। साइंस में कही हुई बात फाइनल नहीं होती। साइंस के पास कोई फाइनल सच नहीं है। साइंस के पास रास्ता है सच तलाश करने का। सच आज का सच है, कल ये सच बदल जाएगा। और इसीलिए नई जनरेशन को लगातार ये सोचना चाहिए कि ये आज का सच है, मुझे आगे का सच तलाश करना है। साइंस में आप कितने बच्चे साइंस के स्टूडेंट हैं? ओके,
कितने टीचर्स साइंस के स्टूडेंट हैं? लवली। तो मेजॉरिटी यहां साइंस वालों की है। वेरी गुड। मैं एक बात दावे के साथ कह रहा हूं आपसे, आप में से किसी एक ने भी, और मुझे गलत साबित करें यहां पर अगर हो सके तो, प्रिंकिपिया मैथमेटिका जो किताब है उसका कवर पेज नहीं देखा होगा। किसी ने देखा है? इस किताब ने इस दुनिया को बदल के रख दिया। न्यूटन की लिखी हुई किताब है, आप में से किसी ने नहीं देखी। किसी ने गलीलियो की लिखी हुई किताब देखी? किसी ने कोपरनिकस की लिखी हुई किताब देखी है आज तक? चलिए वो तो पुरानी बात हो गई। आइंस्टाइन की कोई किताब देखी है? क्यों? मुझे यकीन है कि आपने कुरान देखा होगा, आपने वेदों को देखा होगा, आपने रामायण महाभारत को देखा होगा, पर कभी न्यूटन की किताब नहीं देखी, जबकि साइंस पढ़ी है। क्यों? आप तो टीचर हैं। अगर कोई टीचर धर्म पढ़ा रहा हो और उसने रामायण ना देखी हो तो उसे टीचर मानेंगे क्या आप? कोई इस्लाम पढ़ा रहा हो और उसने कुरान ना देखा हो, उसे टीचर मानोगे? और यहां सारे साइंस के टीचर बैठे हुए हैं जिन्होंने, बच्चों को तो छोड़िए, पूछना अपने टीचर से कि प्रिंकिपिया मैथमेटिका की कवर पेज भी देखा है क्या? साइंस के अंदर आज की नॉलेज जरूरी नॉलेज, इसलिए जो किताब पुरानी हो गई वो कितनी भी बड़ी हो, कितना भी बड़ा बदलाव लाई हो, साइंस में, समाज में उसकी अब कदर नहीं रहती। अगर आज मुझे कैंसर हो जाए तो आप मुझे कहां जाने के लिए कहेंगे? लेटेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट में जाने के लिए कहेंगे। वहां ये नहीं लिखा होगा प्राचीन कैंसर इंस्टीट्यूट। कभी लिखा देखा है? पर जब धर्म की बात होती है तो सबसे पुराना टेक्स्ट, सबसे ऑथेंटिक टेक्स्ट, जितनी पुरानी किताब उतनी ज्यादा ऑथेंटिक। जितना पुरानी किताबों का ज्ञान उतना बड़ा ज्ञानी। साइंस में कल जो पेपर छपा है, कल जो रिसर्च आई है, वो ऑथेंटिक है, पुरानी नहीं है, ऑथेंटिक। आज की रिसर्च अभी जो छपी है, कैंसर इंस्टीट्यूट हम इसलिए जाते हैं लेटेस्ट कि वहां पर लेटेस्ट नॉलेज है, ये नहीं है पुरानी नॉलेज है। हमें एक तरफ बताया जा रहा है कि ऑथेंटिक सबसे ज्यादा जो है वो पुराना है। साइंस में जो लेटेस्ट है वो ऑथेंटिक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मोहम्मद साहब के बारे में कहा जाता है कि वो गए थे भगवान से मिलने के लिए, तो वो एक घोड़े पे बैठ के गए थे और एक रात में मिलके आ गए थे। मैं कहूं कि मैंने रिसर्च की, वो घोड़े पे बैठ के नहीं गए थे, वो टेली ट्रांसपोर्टेशन से गए थे। तो मुसलमान मेरे साथ क्या करेंगे? अगर मैं ये कहूं कि मैंने रिसर्च की
और अयोध्या में भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि यहां रायपुर में हुआ था। और प्रूव कर दूं तो हिंदू मेरे साथ क्या करेंगे? अगर मैं ये कहूं कि भाई जीसस क्राइस्ट जो है वो चमत्कार नहीं करते थे कि गुजरे मुर्दों को जिंदा कर दिया, बल्कि वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे और उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से डिग्री ली थी, तो क्रिश्चियन मेरे साथ क्या करेंगे? कोई है जवाब आप लोगों के पास? मेरा भुर्ता बना देंगे, वो चाहे जबान से बनाए चाहे रियलिटी में बनाते। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर जो इक्वेशन है आइंस्टाइन की, वो थोड़ी सी गलती कर दिया आइंस्टाइन ने। वो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर प्लस X है, और मैं ये प्रूव कर दूं तो क्या होगा? हाँ भाई बच्चों बताओ मेरा क्या होगा, या तुम में से किसी ने कर दिया तो तुम्हारा क्या होगा? तुमने आइंस्टाइन की इक्वेशन को गलत साबित कर दिया तो तुम्हारा क्या होगा? है? नोबेल प्राइज मिल जाएगा। क्या बात? साइंस में अपने पूर्वजों को गलत साबित करके ही साइंस आगे बढ़ती। अगर आप पूर्वजों की बातें रिपीट करते रहे बार बार, मुझे ये भी आयत आती है और वो भी कुरान पूरा याद है, ऐसा नहीं होता। विज्ञान में जब तक गलत साबित नहीं किया आपने या कोई नया रास्ता नहीं बताया उसी बात को साबित करने का, तब तक कुछ नहीं है आप। और अगर आपने ये कर दिया तो फिर जश्न मनाया जाता है, जात बाहर नहीं किया जाता। एक तरफ जात बाहर होता है और दूसरी तरफ जश्न मनाया जाता है। मैं इतनी लंबी बात और इतना बोर आपको इसलिए कर रहा था कि दोनों में फर्क है। खास तौर से टीचर्स को यह समझना चाहिए, एक तरफ सवाल है साइंटिफिक टेम्पर का, जिसकी बात हो चुकी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। दूसरी तरफ साइंस है, विज्ञान है, वैज्ञानिक जानकारी है। एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए, एक अच्छा शहरी बनने के लिए आपको समझना होगा कि इस सृष्टि को समझने के अलग अलग तरीके हमारे सामने हैं। साइंस में सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स बता करके साइंस तो पढ़ाई जा सकती है, पर साइंटिफिक टेम्पर पैदा नहीं किया जा सकता। साइंटिफिक टेम्पर के लिए जरूरी है कि ये हम समझें कि साइंस में और बाकी देखने के तरीकों में इस सृष्टि को क्या अंतर है। अगर आपका स्टूडेंट ये नहीं समझ पा रहा है कि क्या अंतर है, तो कोई फायदा नहीं है साइंस पढ़ाने का, क्योंकि आप ज्यादातर बच्चों को साइंटिस्ट पैदा नहीं कर रहे होते। वो अलग अलग फील्ड्स में जाएंगे। एक अच्छा शहरी होना जरूरी है, एक ऐसा प्राणी होना जरूरी है जिसके अंदर हिम्मत हो सवाल पूछने की, जिसके अंदर हिम्मत हो जवाब तलाश करने की, जिसके अंदर पुरानी सारी मान्यताओं को चैलेंज करने की हिम्मत हो। ये साइंटिस्ट होने के लिए भी बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है देश की उन्नति के लिए बेहतर से बेहतर शहरी पैदा होना, एक नागरिक पैदा होना जो हिम्मत कर सके और रामफल की तरह से हर बार अपनी उंगली ऊपर उठाए और कहे कि मेरे पास सवाल है, मुझे इसका जवाब चाहिए। जो
सबसे खूबसूरत डेफिनेशन, हालांकि ये डेफिनेशंस बहुत सारी हैं, हमारी सभ्यता से निकली हुई भी, बाहर की सभ्यता से भी निकली हुई, सबसे खूबसूरत डेफिनेशन साइंटिफिक टेम्पर की नेहरू के यहां मिलती है, जो वो दो तीन जगह देते हैं। एक जगह वो कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर इज टेम्पर ऑफ अ फ्री मैन, आजाद मनुष्य का दृष्टिकोण है ये। यानी जब तक साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, मनुष्य आजाद नहीं हो सकता, और जब तक मनुष्य आजाद नहीं है, साइंटिफिक टेम्पर नहीं हो सकता। ये नन्ही सी छोटी सी डेफिनेशन है। एक जगह वो कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर इज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड बियॉन्ड द फोर वॉल्स ऑफ अ लेबोरेटरी। जो कुछ हम लैब में कर रहे हैं, उसका जिंदगी में, उस पद्धति का जिंदगी में इस्तेमाल साइंटिफिक टेम्पर। तो अगर एक स्टूडेंट लैब में तो एक्सपेरिमेंट कर लेता है, उस एक्सपेरिमेंट की जिसकी बात हुई यहां पर, और वो बाहर उस अंडरस्टैंडिंग को, उस मेथोडोलॉजी को अप्लाई नहीं करता, तो कोई फायदा नहीं है उसके पढ़ने का। और एक जगह लंबी डेफिनेशन देते हैं जिसमें वो कहते हैं, और ट्रांसलेशन मेरा है, इट्स ब्यूटिफुल लैंग्वेज दैट ही हैज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग साइंटिफिक टेम्पर इन इंग्लिश। उतनी खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं आपको ट्रांसलेशन सुना रहा हूं। यह विज्ञान का तरीक़ाकार है जो बहादुराना भी है और आलोचनात्मक भी। यह तलाश है सच और इल्म की। यह रवैया है किसी भी चीज को तब तक न मानने का जब तक उसे परख ना लिया जाए। यह नए सबूत की रोशनी में पुरानी मान्यताओं को बदलने की सलाहियत है। यह किसी पुरानी थ्योरी के बजाय परखे हुए सच पर भरोसा करने की आदत है। यह सोच है इंसानों में उस क्षमता के पैदा करने की जो उन्हें लगातार सवाल पूछने पर मजबूर करे। अगर आप ये मानते हैं कि 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी है, तिलक लगाना जरूरी है, सिंदूर लगाना जरूरी है, जनेऊ पहनना जरूरी है, मंगलसूत्र अभी आया है, एक जजमेंट मंगलसूत्र पे, तब भी सवाल उठाइए, क्यों जरूरी है? आपको भ्रमित करने के लिए बहुत कुछ है समाज के अंदर, लगातार भ्रमित करने के लिए एक साइंस ढूंढते रहेंगे धर्म के अंदर। हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, हमारे कुरान में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है। डोंट मिक्स द टू। ऐसे लोग ना वेद जानते हैं ना साइंस जानते हैं। ऐसे लोग ना कुरान जानते हैं ना साइंस जानते हैं, ना बाइबल जानते हैं ना साइंस जानते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वेदों की भी जानकारी अधूरी है, जिनके कुरान की भी जानकारी अधूरी है, जो साइंस के पास आज जा रहे हैं प्रमाण पत्र लेने के लिए कि देखो हमारा सब कुछ भी साइंटिफिक है। धर्म अलग है। एक तरीका है सृष्टि को समझने का और दूसरा तरीका है विज्ञान। रास्ता आपको चूज करना है, नई जनरेशन को चूज करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने जो अपनी बातों में कहा, प्रश्न, शायद आप सभी के मन में वो प्रश्न कहीं ना कहीं उठ रहे होंगे जिनकी बात सर ने कही है कि विज्ञान तो कहीं भी एक जगह टिका नहीं है, वो समय के साथ बदल रहा है। आपसे क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? आप अपने, नहीं रिक्वेस्ट है, आप अपनी कोई नज़्म सुनाएंगे?
rounds. जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, जब सब ये कहें है वक्त बुरा, जब सब ये कहें ये वक्त नहीं बेकार की बातें करने का, जब सब ये कहें कुछ सोचो तो, जब सब ये कहें कुछ समझो तो, जब सब ये कहें कलियों का चटकना क्या कम है, फूलों का महकना क्या कम है, शाखों का लचकना क्या कम है, बिंदिया का चमकना क्या कम है। जब इतना सब है कहने को, जब इतना सब है लिखने को, क्या जिद है कि ऐसी बात करो जिस बात में खतरा जान का हो। क्या जिद है कि ऐसी बात करो जिस बात में खतरा जान का हो। जब सब ये कहे खामोश रहो, जब सब ये कहे कुछ भी न कहो, तब समझो पतझड़ रुत आई, तब समझो मौसम तार का है, तब सहमी सहमी रूहों को ये बात बताना लाजिम है, आवाज उठाना लाजिम है, हर कर्ज चुकाना लाजिम है। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो कहना लाजिम है, मैं जिंदा हूं, सच जिंदा है, अल्फाज अभी तक जिंदा है, अल्फाज अभी तक जिंदा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।